असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रहमा आईने के सामने खड़ी थी। आज वो बेहद प्यारी लग रही थी। एक एक शख्स ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन सबसे ज्यादा फरदान की आंखों ने उसको सराहा था, जिसने पूरे फंक्शन में उस पर से नजरें नहीं हटाई थी। उसे किसी कीमती मता की तरह देख रहा था, जैसे वो कोई अनमोल दुआ हो जो रंग ले आई हो। रहमा खुद को आईने में देखती उंगलियां मरोड़ रही थी, उसे घबराहट हो रही थी। जब जब उसे फरदान की बारी हमार में डूबी सरगोशी याद आई। हमारा इंतजार करिएगा, चेंज मत करिएगा। फरदान को बड़ू ने रोक लिया था, लेकिन वो साफ अल्फाजों में उसे कह गया था कि उसके आने से पहले चेंज ना करे। रहमा को बेताशा घबराहट ने आ गिरा था। कल से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। फरदान ने उस नाजुक गुड़िया को किसी अनमोल मोती की तरह चुना था। वो बेताशा खुश थी, लेकिन फितरी शर्म हया उसकी आड़ी आ रही थी। फरदान की आंखों ने उसे वाज़ेह वार्निंग दी थी। अब उसके बचने की कोई चांसेस उसे नजर नहीं आ रहे थे। हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से चेंज करके सो जाते हैं। सुबह कह देंगे कि हम थक गए थे इसलिए सो गए। वो बच्चों की तरह खुश होती अपनी आला प्लानिंग पर उछल रही थी, जो यकीनन उसके लिए गलत साबित होने वाली थी। चेंज करते वो लाइट्स ऑफ करती फौरन सो गई थी। फरदान बेड में बैठा कब से उसका इंतजार कर रहा था कि कब सब अपने अपने कमरों में जाएं, वो अपने जंगली बिल्ली के पास जाए, जो आज उसके चारों शाने चत करती उसकी आंखों के सामने से फरार हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर चला जाए। आज उसकी तरफ मतवज्जो हुए, जो हर थोड़ी देर बाद गर्दन उठाकर अपने रूम की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर उसकी बेताबी देख कर मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो फौरन छुपा गए। फरदान बेटा, आप भी जाएं, सो जाएं, थक गए होंगे। और आप भी, बाकी सब अपने रूम में चलें, रात हो गई है काफी। दादी ने सबको कहा था तो सब उठते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे, और फरदान के दो दोस्त भी उसे मिलकर रवाना हुए थे। फरदान की दिली मुराद पूरी हुई थी। वो फौरन उठता, अपना कोट बाजू पर डालता ऊपर की तरफ बढ़ा था। दरवाजा खोलते ही जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, कमरे में डिम लाइट्स ऑन थी, जिसे देखकर फरदान के माथे पर बल पड़े और अंदर कदम रखते उसकी बेड पर नजर पड़ी, जहां रहमा सीने तक ब्लैंकेट ओढ़े आंखें बंद किए सो रही थी, जिसे देखकर फरदान का गुस्सा ऊंध आया था। उसने रहमा को कहा था कि उसका इंतजार करे, उसके बावजूद वो चेंज करती सो रही थी। फरदान ने मुठिया बीच कर कोट को सोफे पर फेंका था और अपने कपड़े वार्डरोब से निकालता चेंज करता उसकी तरफ से करवट करते लेट गया था। उसका दिल बहुत दुखा था। उसने एक प्यार बड़ी ख्वाहिश की थी, जिसकी बीवी ने नादानी में ही सही, लेकिन उसकी ख्वाहिश का मान नहीं रखा था। शायद उससे प्यार नहीं करती थी। यह तो वही था जिससे प्यार बड़े दावे कर रहा था। कल से रहमान ने तो एक बार भी उसे कोई प्यार बड़ा जुमला ना कहा था। शायद वो जबरदस्ती उस पर मुसलत हुआ था। अपने दिमाग में रात भर यही सब बातें सोचता वो सो चुका था। रहमा की फजर में आंख खुली जब उसने बराबर में देखा जहां उसका पागल पठान सो रहा था। उसने मुस्कुराते फरदान के गाल पर हाथ रखा था, जहां उसके घड़े पड़ता था, जो रहमा को बेइंतहा पसंद था। वो उठी और वुजू करते नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी। इस्लाम पे अपने रब के सामने उसने सजदा शुक्र अदा किया था, जिसको इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था। वो उसकी मोहब्बत किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहती थी। दुआ मांगते वो पलटी थी जब बेड से वो गायब नजर आया था। यकीनन वो भी नमाज पढ़ने गया था, लेकिन वो इतनी बेखबर कैसे हुई कि उसे पता तक ना चला। सुबह को सूरज निकल आया था, जो शायद आज के दिन मुश्किलें लाने वाला था। नरमीन सुबह उठते खुद फ्रेश होते कभी के कपड़े रेडी करके वो कमरे से चली गई थी। किचन में आते उसने सबके लिए नाश्ता तैयार किया था। मुझे दिल से वह सारे काम कर रही थी, जैसे दिमाग कहीं और हो और उसका वजूद कहीं और। जब पराठा बनाते उसकी कलाई पर गर्म तेल के छींटे आ गिरी। उसने होंठ दांतों तले दबाते अपनी चीखा गला घोंटा था। वो ना सब उसकी वरना सब उसकी इतनी सी जलन पर सर घर पर उठा लेते। दर्द बर्दाश्त करते उसकी आंखों में आंसू आए थे। जब शहाना बेगम पीछे आई थी, नरमीन बेटा क्या हो गया है? अभी तो आपकी शादी हुई है और दूसरे दिन ही आप नाश्ता बनाने खड़ी हो गई हैं। जाएं ऊपर, शोहर को बुलाकर लाएं। वो कब से मुझे आवाजें लगा रहा था, लेकिन मैंने कहा अब आपकी एक अदद बेगम है, उसी को तंग करें। कभी का जिक्र सुनते फिर उसका दिल बढ़ आया था। कैसे कल उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो भी शायद जरगाम खान से मोहब्बत करती है, जिस इंसान की मोहब्बत का सारी जिंदगी वो दम बढ़ती आई थी। आज वो उसे कह रहा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। नरमीन ने आंसू पीते तहिया किया था कि वो कबीर हादादा को माफ नहीं करेगी इतनी आसानी से। वो कोई कमजोर लड़की ना थी। अगर वो अपनी मोहब्बत के लिए खामोश थी तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो उसकी किरदार कशी करे। अपने किरदार पर बात वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे फिर सामने कबीर हादादा ही क्यों ना हो। वो मुस्कुराती ऊपर की तरफ गई थी। अपने कमरे के बाहर खड़े होते उसने एक पल को सोचा, फिर दरवाजा खोलते अंदर आई थी, जहाँ कबीर के हाथ खुद पर परफ्यूम छिड़कते रुके थे। नरमीन के सामने जाकर खड़ी हुई थी, जैसे बताएं कि क्या काम है, लेकिन कबीर उसे देते हमेशा नए सिरे से उसका असीर हो जाता था, हमेशा उसमें गुम हो जाता था। वो बात उसको देखने में मगन था। जब नरमीन ने नजर उठाकर उसको देखा था, वो बस यहाँ से उसे लगा था कि वो अपना दिल हार जाएगा। ये सब क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कि बस उसको देखता ही रहे और सारी जिंदगी गुजर जाए। नरमीन ने उसको तकते पाकर मौसमी खांसी से होश मिलाने की कोशिश की थी। जब वो पलके चिपकते खुद को नॉर्मल कर गया था। आपको कुछ काम था? नरमीन ने सरसरी सा पूछता बेड से गिला तौलिया उठाया, जो उसकी साफ तबीयत को बिल्कुल नाबाया था। हाँ, वो मैं अपनी वॉच ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही। कबीर हाथ जो बात करने से पहले सोचा भी नहीं था, वो नरमीन को देखते कंफ्यूज हो चुका था। नरमीन ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। दोबारा जो तलबगार थे कि वो देखे उसे।
वो शायद दराज से वॉच निकालती ड्रेसिंग टेबल पर रखती पलट गई थी। उसके पास से गुजरते वो कमरे से बाहर जाने लगी थी जब कबीर ने उसकी कलाई थामी और नरमीन की दबी दबी चीख निकली। कबीर ने उसके चेहरे पर दर्द के तासरात देखते फौरी छोड़ दिया था, लेकिन उसने तो इतना तेज नहीं पकड़ा था। फिर ये क्या? उसने फिर से नरमीन की कलाई पकड़ कर देखा, जहाँ उसकी सफेद कलाई पर सूरज सूरज निशान पड़े थे, जिसे देखकर कबीर के माथे पर बिल्लों का जाल बिछा था। ये कैसे हुआ? वो बुखलाता हुआ उसे बेड पर बिठा गया था, जैसे हाथ नहीं उसका पैर जला हो। उसका हाथ पकड़ दे फूंक मारने लगा था। ये कैसे हुआ? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नरमी जो समझे से देख रही थी, हॉस्पिटल का सुनते ही होश में आई थी। हम बिल्कुल ठीक हैं, छोड़े हमें, आप सब नीचे बुला रहे हैं। वो अपना हाथ छुड़ाती उठने लगी थी जब उसके अंदाज पर कबीर का फिरा हुआ दिमाग फिर रहा था। आराम से बैठो इधर, मैं पूछ रहा हूँ कैसे जला है ये। अब की बार वो गुस्से से बोला था। जब नरमी की आंखों में उसका लहजा सुनते फिर आंसू आए थे। कबीर उसकी आंखों में आंसू देखता सब्र का घूंट पी गया था। उसे जितनी नजाकत से नरमी को संभालना था, वो इतनी ही उस नाजुक जान पर गुस्सा कर जाता था, और अब भी उसे उसके आंसू देखते बुखला गया था। अच्छा, आई एम सॉरी, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उसने अपना जुमला मुकम्मल भी ना किया था जब नरमीन उठ खड़ी हुई थी। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी लड़की जो आपको धोखा दे रही हो और किसी और से मोहब्बत का दम बढ़ती हो, उसकी फिक्र करते आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए रहने दे। वो बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आंसू साफ करती वो रुकी। जल्दी नीचे आ जाए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। वो बोलती वहां से चली गई थी, लेकिन कबीर कितने ही लंबे वहां बैठा रहा। भले उसने ये जुमला उसे खुद बोले थे, लेकिन आज उसके मुंह से सुनना कबीर को शर्मिंदगी आखिरी हाथ तक पहुंचा गया था। कबीर ने बाल माथे से पीछे करते खुद शाल ओढ़ी थी। आंखें जब से बंद करके खोलता उसके पीछे नीचे गया था। रहमा की आंख खुली। वक्त देखा तो सुबह के 7:30 बजे थे। उसने बिस्तर के इस तरफ देखा जहाँ फरदान नहीं था। वो रात भी इतनी खामोशी से नमाज को चला गया था, फिर कब वापस आया उसे अंदाजा ना हुआ। रहमा इंतजार करते करते सो चुकी थी, और अभी वो उसको उठाए बगैर कहाँ चला गया था। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर अपने कपड़े लेती वॉशरूम में घुसी थी। 10 मिनट में फ्रेश होते उसने जल्दी जल्दी ड्रायर से अपने बाल सुखाए थे। बाल बिना हल्का सा मेकअप करती वो जुड़ली में फरदान का दिया हुआ लॉकेट पहनने लगे। जब फरदान कमरे में आया था, रमा उसको देखते अपनी नाराजगी मूड ऑन करने का सोचती, लेकिन फरदान जो अभी जॉगिंग से आया था, उसका संजीदा चेहरा देखकर वो रुक गई थी। जिसे मुकम्मल इग्नोर करता अलमारी से अपने कपड़े निकालता वॉशरूम में बंद हुआ था। उसे कुछ अजीब जरूर लगा था, लेकिन वो खामोश होती उसका इंतजार करने लगी। आप मुझे उठा तो देते, देखे हम कितना लेट उठे हैं। रमा फरदान को वॉशरूम से निकलता देख अपनी टोन में शुरू हो गई थी। ये बलाए जो रात को उसने क्या किया था। फरदान जिसे नहरीले इंसान के लिए नकाबले कबूल था, अब तो रेडी हो चुकी है ना, तो टाइम जाया नहीं करें और नीचे चलें, लेट हो रहा है हमें। वो बेलचक अंदाज में अपने बाल बनाते हुए बोला था। फरदान ने कमरे में आने से लेकर अब तक गलती से भी एक नजर रामा पर नहीं डाली थी। जो रामा ने शिद्दत से महसूस किया था, उसका दिल उदास और चेहरा मुरझा गया था। फरदान के लबो लहजा सुनकर उसे तो एक दिन में ही फरदान का उसे सर आंखों पर बिठाकर रखना इतना पसंद आया था कि वो उसकी मोहब्बत की ऐसी आदि हुई थी कि अब उसकी आंखें झिलमिला गई थी। लेकिन अपने आंसू पीते उसके पीछे कमरे से बाहर निकली, जो बिना उसे मुखातब किए निकल गया था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नरमीन कबीर को सर्व करने के बाद दाजान के पास खड़ी थी, जो उसे कह रहे थे कि उनके साथ बैठकर नाश्ता करे। दाजान, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। नरमीन इनकार कर चुकी थी कि नाजो बेगम जो कब से उसका चेहरा देख रही थी, उन्हें अपनी बेटी आज बहुत अजीब लग रही थी। वो तो माँ थी, और माँ तो अपनी औलाद के बोलने की मोहताज नहीं होती। वो तो औलाद का चेहरा देख के ही महसूस कर लेती है, जैसे नाजो बेगम को लग रहा था। फिर उन्होंने कबीर की तरफ देखा, जिसकी प्लेट उसके सामने ऐसी की ऐसी रखी थी, लेकिन उसकी नजरें हर थोड़ी देर बाद नरमी को ही देख रही थी, जिसने अभी तक एक नजर उठा कभी नहीं देखा था कबीर को। नरमी बेटा, आप अपना ख्याल नहीं रख रही, और आपका ये चेहरा भी आज इतना उतरा हुआ है। बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादा ने नाजो बेगम की मुश्किल आसान करते खुद ही सवाल कर लिया था, जब नरमी की नजर कबीर की तरफ उठी थी, जो उसे ही देख रहा था। नजरों का जाविया बदलते वह झूठी पीकी मुस्कान चेहरे पर सजा गई थी। दाजान, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारे लिए इतना परेशान नहीं हुआ करें। नरमीन ने उनका परेशान हो चेहरा देखकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था। जब दाजान की नजर उसकी कलाई पर जले निशान पर पड़ी थी, वो बुखला गए थे। नरमीन बेटा, ये क्या हुआ है? आपके हाथ पर इतना ज्यादा लाल निशानात कैसे हुआ ये? दाजा ने उसके हाथ पकड़ कर देखा तो रजवान हान दादा भी अपने चेयर से उठ खड़े हुए थे। बेटा, ये क्या कर दिया आपने, दिखाए हमें। रजवान हान दादा उसका हाथ पकड़े देखने लगे, जबकि नरमी बेबसी से इन दोनों के चेहरे देखने लगी थी, जिनकी जान बसती थी इसमें। चले, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चले, हमारी बेटी का हाथ कैसे इतना जल गया? रजवान हान दादा उसका हाथ पकड़े जाने लगे, जब उसने रोका। बाबा जान, हमारी बात तो सुने, हम बिल्कुल ठीक है, बस पराठा बनाते हुए तेल गिर गया था, लेकिन अब तो इतनी जलन नहीं है। नरमीन ने कहा तो पीछे बैठे कबीर ने अपनी मुठियां बीची थी। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? इतनी जलन नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ी बहुत हो रही थी। वो कैसे सबके सामने नॉर्मल खड़ी थी। वो चाहता था कि रिजवान साहब उसे जोर दें डॉक्टर के पास जाने पर, ताकि वो उन्हें मना ना कर सके। वो खुद भी बहुत परेशान था, कब तो उसका हाथ देकर हलक से नुमाला भी ना उतरा था। नहीं बेटा, उठे, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर चलें, ऐसा हम कभी नहीं बैठेंगे। जब रहमा और फरदान भी पीछे से आए थे। क्या हुआ, आप लोग ऐसे परेशान क्यों हैं?
फरदान ने सबको खड़े देखकर पूछा था और रामा ने आगे आते नरमीन का हाथ देखा था जो रिजवान साहब के हाथ में था। आपी, आपका हाथ इतना कैसे जला? रामा ने आते उसका हाथ देखा तो नरमीन ने गहरी सांस भरी। जब फरदान ने आगे आते उसका हाथ देखा जो बहुत जला हुआ था, नरमीन ने चेहरे पर नकाब खा लिया था। उसके आते ही, नरमीन भाभी ये तो बहुत ज्यादा जला है, आपको डॉक्टर के जाना चाहिए। फरदान भी बोला तो अब कबीर जो उसका जिद्दीपन कब से बर्दाश्त कर रहा था उसकी बात हुई थी। वो खड़े हुए चाबी उठाते बाहर निकला था। चाचू आप आ जाएं, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वो बोलता बाहर निकल गया था। जबकि रहमा नरमी को बाया पहनाते बाहर छोड़ आई थी। रिजवान हानदाता भी आने लगे जब कबीर ने उन्हें रोका। चाचू आप परेशान ना हो, मैं जा रहा हूँ ना, अच्छी तरह चेकअप करवाऊंगा। कबीर ने उनको तसल्ली दी तो वो खामोश हो गए। नरमी को गाड़ी में बिठाते कबीर सीट पर आकर बैठा था, एक नजर उस पर डालता जो उसे बेगानी हुई सामने देख रही थी। कब से गाड़ी स्टार्ट की हुई थी, वो सारे रास्ते बार बार उस पर एक नजर डाल लेता था जो ऐसे बैठी थी जैसे कार में उसके सिवा कोई और ना बैठा हो। कबीर नजरअंदाजी देख कर कुड़ रहा था लेकिन बर्दाश्त करता रहा। ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? नरमी ने उसे जवाब न देना जरूरी नहीं समझा था जब कबीर का दिमाग घूमने लगा था अब, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते वो दोबारा मुहातब हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं। या क्लब से जॉब देकर वो फिर खामोश हो गई थी। जब हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी करते वो उसे अंदर लेके गया था। डॉक्टर ने क्रीम वगैरह दी थी और हाथ पानी में ना डालने की हिदायत करते उसे हया रखने का कहा था। दवाई लेते वो खामोशी के दायरे में घर आए थे। घर आते ही वो गाड़ी से उतर गई थी। नरमीन ने उसे मुहातब करना तो दूर की बात थी, देखना भी गवारा नहीं किया था। जिस पर कभी का दिमाग जिसमें बर्दाश्त की शक्कत ज्यादा नहीं पाई जाती थी वो अब गर्म होने लगा था। उसकी नजरअंदाजी देख कर वो कंट्रोल करता बाहर निकला था। अब वो सीधा कमरे में उसके पीछे गया था। खिड़की से छन कर आती रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी थी जो शर्ट लेस ऊंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था। उसने रोशनी से बचते नींद में ही चेहरे पर हाथ रखा था। जब इसरा वॉशरूम से बाहर निकली तो सीधा नजर जरगाम पर पड़ी जिसकी गंदी रंगा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। माथे पर बाल सजे थे जिस पर इसरा फिदा हुई थी। वो दिन ब दिन उसके दिल में अपने पंजे गाड़ते जा रहा था और वो उसकी दीवानी हुए जा रही थी। वो बेहतियारी में झुकते बिस्तर पर उसके करीब बैठी थी। बालों से गिरती पानी की बूंदे उसके कपड़ों और अब बिस्तर को गिला कर रही थी, लेकिन तो मुस्कुराती उसी में गुम थी जो दुनिया जहां से बेगाना नींदू में गुम था। इसरा ने हाथ बढ़ाते उसके बाल माथे से पीछे किए थे जब जरगाम ने उसका वही हाथ पकड़ा था और जड़ से अपनी आंखें खोली थी जो इसरा की है ज्यादा आंखों से टकराई थी। उसके हमार में डूबी लाल डोरों वाली आंखों देखकर इसरा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा जब जरगाम ने उस छुई मुई को एक झटका देते खुद पर गिराया था। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम इतनी फारक हो ये नहीं पता था। जरगाम ने उसकी सहमी शक्ल देखकर कहा जो बार बार अपनी कमर से उसका हाथ हटाना चाह रही थी, जिस पर जरगाम की गिफ्ट मजीद सर्द होती जा रही थी। हम फारग नहीं है, इसरा ने मुंह बनाते हुए कहा तो जरगाम तंजिया मुस्कुराया। तो पिछले 20 मिनट से मेरे सामने खड़ी क्या कर रही थी? जरगाम ने उसे वक्त का एहसास दिलाया तो वो हैरान हुई। आप जाग रहे थे? यूं छुप छुपा देखने की कोई जरूरत नहीं है, करीब आकर भी देख सकती हो बारबी डॉल, मैं तुम्हें खा नहीं चाहूंगा। जरगाम ने उसके गिले बाल माथे चेहरे से हटाते उसके गुलाबी गालों से पानी साफ किया तो वो कपा गए। मोहब्बत करती हो मुझसे? उसे खुद में गुम देख कर जरगाम ने अपना रात वाला स्वाद दोहराया था जब इसरा ने कोई हुए सर इस्बाब में हिलाया। सोच लो बुरा फंस जाओगी। उसके कान के करीब झुकता कोई सूर फूंक रहा था। इसरा ने आंखें बंद करते उसके सीने में चेहरा छुपाया था जिस पर जरगाम अपनी फतह पर मसरूर हुआ था। वो बिना कहे इजहार कर चुकी थी। उसे छोड़कर जरगाम खुद खड़ा हुआ था, अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हुआ था और इसरा अचानक इसकी अजनबी देख कर हैरान हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पल में उसे असमा पर बिठा रहा था और पल में उसे जमीन पर फेंक देता। वो वॉशरूम से बाहर निकला, नक्शा से तैयार वो इसरा को देखने लगा जिसने हरे रंग का फ्रॉक पहने लाल दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। पिंक पिंक से मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी कि जरगाम ने उसको सरापे से नजर चुराते अपने कपलिंग्स बंद किए थे। वो साइड ड्रॉर से एक बॉक्स निकाला था, उसके हाथ में दिया था। तुम्हारी मुंह दिखाई। वो कभी हाथ में पकड़े इस बॉक्स को देती और कभी उसे जो अब आईने की तरफ मुंह करते बाल बना रहा था। उसने बॉक्स खोला तो उसमें जोड़वादार कंगन थे। ये तो बहुत खूबसूरत है, आपने लिए हमारे लिए? वो होश होते मासूमियत से पूछने लगी। जब जरगाम शीशे से ही नजर आते उसकी आंख को देखते तंजिया मुस्कुराया। मामा ने दिए थे, कहा तुम्हें दे दो। वो कहते पलटते उस इसरा की आंखों में देखने लगा जो पहले किसी मोती की तरह चमक रही थी और अब बिल्कुल मुरझा गई थी। जरगाम ने उसके करीब आते उसके बाल कान के पीछे अरासे थे। और वैसे भी मैं तोहफे उन्हें देता हूँ जिसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम बीवी हो, मोहब्बत नहीं बेबी डॉल। वो मुस्कुराता उसकी आंखों में देखता उसे सख्त कर गया था। क्या मतलब? आप मुझसे मोहब्बत? इसरा के दिल में चुभन सी हुई थी। इस पर जरगाम खुलकर मुस्कुराया था। क्या क्या कहा? मैं और तुमसे मोहब्बत? वो हंसा हुआ उसका चेहरा देखने लगा जो अपने आंसू को रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। उसका मजाक उड़ा रहा था। उसका दिल क्षण से टूटा था
जैसे वो अब तक कोई ख्वाब देख रही हो और अब उसको नींद से उठाते किसी ने बुरी तरह झंझोड़ा हो। उसकी आंखें धुंधला गई थी। आंख से एक आंसू टूटकर नीचे गिरा था, जिसे नीचे गिरने से पहले जरगाम ने अपने अंगूठे से चुना था। उसकी आंख का पहला आंसू जो उसके गाल पर बह गया था, जरगाम का दिल इसमें डूब कर उभरा था। लेकिन फिर अपनी मोहब्बत जो बीच मंदहार में आकर उसने बेदर्दी से कबीर हादादा ने छीनी थी, उसका हिसाब भी तो बेबाक करना था ना उसे। सफाक से मुस्कुराहट ने फिर से उसके चेहरे का हाथा किया था। तुम मेरी मोहब्बत हरगिज नहीं हो और ना हो सकती हो। मोहब्बत एक बार होती है और मुझे हो चुकी है, अब किसी से नहीं होगी। वो उसकी आंखों में देता तलब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसका नाजुक सी गुड़िया का दिल अपने हाथों से किरची किरची कर रहा था। उसने जवानी आते ही मोहब्बत की दहलीज पर अपनी कदम जुमाए थे। इसरा ने हैरान नजरों से उसे देखा था, जो उसका सामने खड़ा उसको अजियत देते मुस्कुरा रहा था। एक, दो और दो के बाद कई आंसू इसरा की आंख से बहे थे। तो आपने हमसे शादी क्यों की? इसरा ने आंसू बहाते हल्की सी आवाज में पूछा था, जिस पर जरगाम ने उसका मासूम चेहरा देखा था। एक बार उसका दिल किया था, जो जहम मोहब्बत में खुद को मिला है वो क्यों किसी और को दे रहा है। लेकिन कबीर दादा से नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसके आगे हर बात छोटी लगने लगी थी। किसी की इतनी औकात नहीं है जो जरगाम दादा के बचपन की मांग को किसी और के हवाले कर दे। तुम्हारा नाम बचपन से मेरे नाम के साथ जुड़ा है और कोई मुझसे जुड़ी शय पर नजर उठाएगा तो इन आंखों को नोच लूंगा मैं। वो चेहरे पर चट्टानू जैसी साथी सजा गया था। लेकिन तुमसे मोहब्बत तुम इस टाइप की नहीं हो, यू नो। वो तंजा मुस्कुराता उसका दिल चीर गया था। आप अब ऐसे नहीं कर सकते। आप इस रिश्ते के साथ बेवफाई नहीं कर रहे। इसरा अपनी ताजी ताजी मोहब्बत का यूं गला घूटते देखकर तड़प रही थी अंदर से, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत कर रही थी। कैसी बेवफाई बार्बी डॉल? तुम मेरे सामने मेरी बीवी की हंसी से खड़ी हो और अगर इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए तुम्हें तो चलो आज रूम से बाहर जाना कैंसिल कर देते हैं। वो बेबाकी से बोलते उसकी ब्यूटी बोन पर ठहरे तिल पर अंगूठा रगड़ने लगा था। जब उसका हाथ झटकती पीछे हुई, जरगाम के माथे पर बल्लू का जाल बिछा था। उसके झटकने पर वापस अपनी जगह पर आओ। उसने इसरा को देखा जिसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। आप किसी और से? इसरा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ा था। उसकी जुबान पर यह जुमला पूरा करने की सलाहियत नहीं रखती थी। वापस अपनी जगह पर आओ। वो एक एक लफ्ज चबाता अपने सबका बात पर अटका हुआ था। लेकिन इसरा को ढिठाई का मुजाहरा करते देखकर उसने आगे बढ़ते उसके हाथ को मरोड़कर पीछे कमर से लगाया था, जिस पर वो कराते आंखें मीच गई थी। आइंदा मेरी बात का इनकार मत करना बार्बी डॉल। मर्द अपनी नफी कभी बर्दाश्त नहीं करता और हम तो फिर हान है। उसकी हरकत पर तुम्हारी सांसें छीन लूंगा मैं। उसके करीब आता पहले बड़ा जरगाम हांडादा बन गया था, जिसके मुंह से और आंखों से हर वक्त आग बरसती थी। इसरा तकलीफ से कुरा रही थी, लेकिन जरगाम ने उसका हाथ ना छोड़ा। औरत की अपनी नफी कभी बर्दाश्त नहीं करती जरगाम दादा। हम अगर अपनी करने पर आए तो आपको मोहब्बत की असली मैंने समझा कर छोड़ेंगे, क्योंकि पाक मोहब्बत सिर्फ महरम के दिलों पर हुकूमत करती है। जैसे मेरी मोहब्बत है, ना महरम के दिलों पर नहीं, जैसे आपकी मोहब्बत है। वो मुस्कुराती उसकी आंखों में अपनी बीगी आंखें कर बोली कि जरगाम साका सा उसकी आंखों में जनून देख रहा था। उस छोटी सी लड़की उसकी मोहब्बत का यकीन देखकर एक पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन फिर से उसे खुद से दूर झटका, जो अपना हाथ छुड़ाते हाथ पकड़ते आंसू बहाती उसे दबाने लगी थी। ये जो तुम्हारी नई नई जुनूनी मोहब्बत पैदा हुई है ना, उसे एक पल लगेगा मुझे तोड़ने में और तुम्हारे ये सारे बड़े बड़े दावे धड़े के धड़े रह जाएंगे। वो फिर से सफाके से मुस्कुराता आईने के तरफ मुड़ता अपने आप को एक नजर देखता बाहर निकल गया था। पीछे इसरा जमीन पर बैठती चेहरा घुटनों पर छुपाते बेताशा रो दी थी। रात हो गई थी, लेकिन फरदान अभी तक कमरे में नहीं आया था। कमरे में बैठी वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। सुबह से उसने एक प्यार बड़ी नजर से भी नहीं देखा था रहमा को, जो कब से उसकी तलबगार थी। उसे कुछ गलत लगा था, कहीं वो उससे नाराज तो नहीं है। कल रात के बाद से वो अजीब बर्ताव कर रहा था। ये सोचते उसका दिल घबरा रहा था। उसे तो किसी को मनाना भी नहीं आता था, अब वो क्या करती। रुहानती होते वो सोचने बैठी थी जब दरवाजा खुला था और फरदान अंदर दाखिल हुआ था। वो खड़ी होते उसके पास आई थी। आ गए आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। रहमा ने आते खुशी से उसका इस्तकबाल किया, जो बिना उसे देखे अपनी शाल रखता साइड टेबल पर वॉच उतार कर रखता वॉशरूम में बंद हुआ था। रहमा ने हैरानी से ये देखा था। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी, लेकिन उसने कंट्रोल करते एक नजर आईने में खुद को देखा था, जो मेहरून कलर की सादा शिफॉन की फ्रॉक पहने बालों को जोड़े में कैद कर रखा था। मेकअप से पाक चेहरे में प्यारी लग रही थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। उसने ड्रेस लेबर से काजल उठाते आंखों में लगाया था। मुस्कारे से घनी पलके मस्जिद सवार हो गई थी। फिर लिपस्टिक उठाते उसने होंठों को मेरून रंग में रंगा था। पल को खोलते आधे बालों में कैचे लगाते उसने तनकीनी नजरों से खुद को जायजा लिया, जो मेरून रंग में हल्का सा तैयार होते अब हसीन तरीन लग रही थी। उसने मुस्कुराते खुद को देखा था जब फरदान बाहर निकला था। रहमान ने उसे देखा, जो एक नजर भी उस पर नहीं देख रहा था। हम आपके लिए खाना ले आए। उसने फरदान के पास जाते उसके हाथ से मोबाइल छीना था। अब उसकी बस हो चुकी थी, कब से वो बर्दाश्त कर रही थी उसकी नजर अंदाजी। हम आपसे इतनी देर से कुछ पूछ रहे हैं और आप हमें जवाब देना तो दूर हमें देख भी नहीं रहे, जैसे हम हैं ही नहीं। उसने फरदान की तरफ देखते कहा था, जो गुस्से से मुट्ठी कस चुका था, लेकिन अभी भी सामने दीवार पर देख रहा था। उसे किसी
और उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था जो उसके सामने अपना सवाल किए खड़ी थी। वो मोबाइल बराबर फेंकती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। फरदान ने उसकी पुश्त को देखा था, जो उसकी बात ना मानते उसी को गुस्सा दिखा रही थी। तो चाहिए था वो मनाए उसे, लेकिन उसकी नहरें दिखा रही थी। वो जानकर उसका चेहरा नहीं देख रहा था। उसे पता था कि उसे देखते वो अपना गुस्सा भूल जाएगा, लेकिन कल रात वो अपनी बात की नफी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसे अभी तक इस पापा गुस्सा था जो ठंडा हरगिज नहीं हुआ था। आधे घंटा गुजर गया था, वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। अब फरदान को तफ्शीश हो रही थी, वो अभी तक नहीं आई थी। ड्रेसिंग रूम में ऐसा भी क्या कर रही है आहर। जब क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला था, वो बाहर आई, सादा से सफेद कमीज शलवार पहने, काजल आंखों से फैला हुआ था। रोने के बाद और होंठ मेहरून रंग से रंगे कपा रहे थे, जैसे अभी भी आंसू जब्त कर रहे हों। रहमा को ऐसे देखते फरदान का दिल मुंह को आया था। वो उठते उसके पास गया था, जो वॉशरूम मुंह धोने जा रही थी। अब क्या हुआ आपको, आप रो क्यों नहीं है? उसे रहमा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया था, जो नजरें झुकाई खड़ी थी। फरदान ने उसके थोड़े पर उंगली रखते उसका चेहरा ऊपर किया था, जिसने अभी भी नजरें नहीं उठाई थी। फरदान का दिल डूबा था उसकी खूबसूरती में। कमर में हाथ डालकर उसने करीब करते उसने झुकते बेखुदी में उसके माथे पर बोसा दिया था। कल हमने आपसे कहा था कि आप हमारे आने से पहले चेंज मत करिएगा, तो आपने क्यों नहीं मानी हमारी बात? और आप नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। उसकी बात सुनते रहमा की आंख से फिर से आंसू गिरने शुरू हो गए थे। फरदान ने घबराहट से उसके आंसू अपने पोर पर चुने थे। यार जंगली बिल्ली, क्यों आप ऐसे रोकर खुद को हलकान और हमें परेशान कर रही हैं? रहमा ने नजरें उठाकर उसको देखा, जो अब उसके रोने पर परेशान सा खड़ा था। फरदान ने उसकी आंखों में देखा, जो अब लाल हो रही थी। उसे अब गुस्सा आ रहा था। रहमा को गोद में उठाते वो बिस्तर की तरफ बढ़ा था, जो नजर नीचे किए उसे गर्दन के गिर्द हंसार बन गई थी। उसे बिस्तर पर लाते उसके करीब लेटा था, जो अभी भी आंसू बहा रही थी। पहले तो आप रोना बंद करें, वरना हम अच्छी तरह से आपको चुप करवाएंगे, इस बार फरदान ने गुस्से में कहा था। जब नजरें उठाते फरदान को शिकवा को नजरों से देखने लगी थी। फरदान ने उसे घूरा तो रहमान ने अपने आंसू साफ किए। आपने सुबह से हम हमारी तरफ देखा नहीं है। उसने हिचकियों के बीच फरदान से शिकवा किया था, जिसकी शिकायत उसी से करते हुए फरदान को बहुत प्यारी लगी थी। फरदान ने मुस्कुराते एक हाथ उसके गिर्द बांधा था। और हमारी तारीफ भी नहीं की आपने आज। उसने एक और शिकवा किया था। फरदान के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। उसके मजीद करीब होते गीली पलकों को अपने हाथों से साफ करने लगा। और आपने सुबह से हमसे एक दफा भी बात नहीं की। ये बोलते रहमा की आंख से फिर से एक आंसू गिरा था, जब फरदान ने उसे घुटते साफ किया था। और आपने कल हमारे साथ जो किया था, उसका आपके कानून में क्या इंसाफ है? फरदान ने हमार में डूबी आवाज में बोलते उसके गाल पर बोसा दिया था। जब रहमान ने शर्मिंदा होते नजरें नीचे की थी। हाँ, हमें डर लग रहा था। फरदान ने चौंकते उसको देखा था। वो किससे डर लग रहा था आपको? आपसे, उसे शर्मिंदा होते हुए कहा था, जैसे कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर रहा हो। फरदान ने उसकी बात समझते अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। डर तो आपको लगना चाहिए, बल्कि आप ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आप सजा भी बनती है आपकी। रैम ने चूंकते उसे देखा, जो हमार में डूबी आंखें लिए उसे करीब हुआ था और उसके बालों में चेहरा छुपाते लाइट्स ऑफ कर गया था।